इंडिया में आया था कुछ ठीक करने ठीक के लिए। ठीक। तो पहले एक दो फेलियर्स हो गए थे। फर्स्ट लेवल एंटरप्रेन्योर था बिकॉज मेरी फैमिली फार्मिंग फैमिली से आती है। हम्म। मेजोरिटी ऑफ इट कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस या ट्रेडिंग होता है, बट एज सच बिजनेस एक्सपीरियंस था नहीं। उस समय ये रिस्क था या आपको लग रहा था कि नहीं मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं पॉसिबिलिटीज? कई बार होता है ना कि हम नियर फ्यूचर देखने लगते हैं, ज्यादातर बिजनेसेस में, खासतौर से स्टार्टअप्स में तो ये बहुत होता है। तो क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही थी आपको? मुझे बहुत अपोजिशन था सबसे, ये क्या फील्ड में कचरे में क्या काम कर रहे हो वगैरह, बट एक पैशन आ गया था। एंड मेरे लिए एक्चुअली प्लान बी था नहीं, टू बी वेरी ट्रू। तो मेरे पास प्लान ए था और मुझे कुछ भी करके वो प्लान ए को सक्सेस करना था। पॉलिसीज काफी है, अभी एग्जीक्यूशन लेवल पे थोड़ा से चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको करना पड़ेगा। जो L1 टेंडरिंग प्रोसेस है, क्वालिटी ऑफ वर्क है, उसको थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट होना करना पड़ेगा। इंडिया में 62 to 63 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट है अवेलेबल पर एनम, या 1.7 लाख टन्स पर डे। तो क्योंकि हमारा जो कंट्री है वहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेस है, तो उसको राइट वे में यूटिलाइज करना चाहिए। Create ये जो पोल्यूशन की वजह से हवा का चैलेंज है, लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो वो ह्यूमन आवर्स लॉस है, वो कोई देखता नहीं है। वो बहुत बड़ी चीज है। आपको ग्राउंड लेवल पे सबसे ज्यादा चैलेंजेस कौन से फेस करने पड़ते हैं? टेक्नोलॉजी, पॉलिसी या बिहेवियर? आने वाले दिनों में हम वही एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से होगा, क्योंकि ये सिचुएशन हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते एज अ कंट्री। तो आगे 10 साल में अगर उसको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो इसका फ्यूचर काफी अच्छा होगा। तो हमारा जो वेस्ट का जो चैलेंज है, सब जगह पे आप कूड़ा देखते हो, वो हम दिखना बंद हो जाएगा। हर एक क्राइसिस के पीछे एक अपॉर्चुनिटी भी छुपी होती है। इन दिनों जब हम एलपीजी क्राइसिस से जूझ रहे हैं, तो हमारा ध्यान जा रहा है कि इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं, और इस दिशा में इंडिया में काफ़ी काम हो रहा है। आज हमारे बीच हैं ब्लू प्लैनेट बायोफ्यूल के सीईओ एंड को-फाउंडर मिस्टर विशाल खारदे। नमस्कार, नमस्ते आपका सर। स्वागत है थैंक यू सर। द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी के इस पॉडकास्ट में। तो विशाल, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आप एक केमिकल इंजीनियर रहे हैं, तो आपकी जर्नी के बारे में और खुद एक फाउंडर बनने तक की जर्नी के बारे में थोड़ा सा आप हमें संक्षेप में बताइए। ओके, तो पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जी। इकोनॉमिक्स टाइम्स हिंदी का, कि आपने एनर्जी क्राइसिस ये जो टॉपिक पे बात करने के लिए काइंड ऑफ अवसर दे दिया। सो मेरे जर्नी के बारे में अगेन मैं बॉर्न एंड बॉट अप महाराष्ट्र में हूँ। महाराष्ट्र में एक स्मॉल टाउन है तलेगांव करके, वहाँ से मैं मेरा स्कूलिंग किया है। जी। उसके बाद एंड फॉर इंजीनियरिंग मैं पूना में था, जो नज़दीक था, वहाँ पे मैंने डिप्लोमा किया है केमिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग बीआईटी विश्वकर्मा में, एंड देन आई वर्क ओवर देयर फॉर अ ईयर केमिकल इंजीनियरिंग में। एंड देन फिर अल्कीला माइंस करके कंपनी थी, देन आई शिफ्टेड टू जर्मनी, जो मेरा मास्टर्स परस्यू करने के लिए। अच्छा, तो मास्टर्स आपका किस में था? इसी में केमिकल? मास्टर्स केमिकल इंजीनियरिंग ही था, बट मेरा जो थीसिस का टॉपिक था वो बायोकेमिकल्स था। ओके। तो बायोकेमिकल्स यानी जो बायोलॉजिकल यानी जो बैक्टीरियाज रहते हैं, उससे आप केमिकल प्रोड्यूस करते हो। अच्छा। यानी तो वो मेरा मास्टर्स था, और वहाँ से ही मुझे ये जो प्रोसेस, ये जो बायोलॉजी, इसके बारे में काइंड ऑफ मोर क्यूरियोसिटी हो गई, या उसके बारे में मोर जानने की कोशिश, और करते करते आई स्टार्टेड मोर लर्निंग इनटू दैट फील्ड। तो वैसा तो वो इंटरेस्ट वैसे ही किया आ गया। तब मास्टर्स के बाद मैंने वहाँ पे मैं जर्मनी में ऑलमोस्ट 4 इयर्स प्लस मैंने वहाँ पे स्पेंड किया। तो 2 साल का मास्टर्स था। उसके बाद मैंने एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है फ्राउनहोफर करके, तो वहाँ पे मैंने मेरा थीसिस एंड रिसर्च किया, जहाँ पे हम ये बायोलॉजिकल प्रोसेस पे वर्क कर रहे थे। पोस्ट दैट थिंग, और जब मैं जर्मनी में था तो मेरा मेन इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ ही था, कि अपने देश में आके कुछ करना, स्पेशली डूइंग समथिंग ये जो एंटरप्रेन्योरशिप जैसा वाला था। ये कौन सा साल था जब आप जर्मनी में थे? मैं जर्मनी में 2010 तक था, 9 तक था। अच्छा, 9 तब के क्या बीच में। इंडिया में अभी ये बायो वेस्टेज या इससे बायो एनर्जी, इन सब के बारे में बात होनी शुरू हुई थी या नहीं? नहीं, अच्छा। बिल्कुल नहीं हो तो रहा था। आपको लग रहा था कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है उस समय, ऐसा ध्यान में आया? टू बी वेरी फ्रैंक, कि ये इतना मीन्स डायरेक्टली मुझे इतना लॉन्ग अच्छा। विजन नहीं था, बट लाइक बायोलॉजी में कुछ काम करना, वो पॉइंट ऑफ व्यू से था। वो ठीक। पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंडिया में आया था कुछ ठीक, करने ठीक, के लिए। तो पहले एक दो फेलियर्स हो गए थे, एंड देन फिर एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिला एक जर्मन कंपनी के साथ वर्क करने के लिए, जहाँ पे मैं ये फील्ड को इंट्रोड्यूस हो गया, बायोगैस या कंप्रेस्ड बायोगैस। क्योंकि वो टाइम फिर वो इंडिया का काइंड ऑफ
सेकंड प्लांट बना रहे थे, फर्स्ट सेकंड प्लांट, जो ये बायोगैस टू क्लीन एनर्जी का एक ये था। तो वहाँ पे मुझे ये सब सारी चीज़ें का इंट्रोडक्शन हो गया कि ये हम कर सकते हैं या और देन फिर वो चीज़ें बहुत एक्साइटेड हो गई और कनेक्ट द डॉट्स हो गया। जो मेरा पिछला वाला लर्निंग था जो ये कर रहा था, तो वो दोनों भी कनेक्ट हो गए। तो फिर मेरा जो पैशन बोलिए, मेरा इंटरेस्ट बोलिए, और ज़्यादा उसमें आने लगा। तो ठीक है, आपने बताया फिर उसके बाद से इंडिया में कैसे आप? तो इंडिया में तो जब मैं आया था तब मेरा एक पहले 2 वेंचर्स थे एक्चुअली, जो थोड़ा सा, क्योंकि क्या था कि एक्सपीरियंस कम था, देन फिर बाकी एज अ बिजनेस नॉलेज कुछ था नहीं, बिकॉज काइंड ऑफ अ फर्स्ट लेवल एंटरप्रेन्योर था, बिकॉज मेरी फैमिली फार्मिंग फैमिली से आती है, मेजॉरिटी ऑफ इट। कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस या ट्रेडिंग होता है, बट एज सच बिजनेस एक्सपीरियंस था नहीं। तो पहले 2 फेलियर के बाद, जैसे मैंने कहा कि देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दिस अ जर्मन कंपनी, देन फिर वहाँ पे ये फील्ड को इंट्रोडक्शन हो गया था। एंड देन फिर जब मैं उस कंपनी के साथ 2-3 साल स्पेंड किए, अनफॉर्चुनेटली उनका जो विजन था और मेरा जो काम करने का था वो अलाइन नहीं हो रहा था। तो दैट्स द रीजन आई डिसाइडेड कि इसमें काफ़ी सारे और कुछ चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए मैंने फिर जियोन वेस्ट मैनेजर्स करके मैंने एक मेरे को फाउंडर के साथ 2013 एंड में स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट 2013-14 में। अच्छा। मैंने वो इनकॉर्पोरेशन हमारा हो गया जियोन का। सो जियोन क्या करता था? तो जियोन हमारा फोकस क्या था कि प्रोडक्ट लेवल पे, जैसे जियोन ने हमने एनर्जीबिन करके एक प्रोडक्ट है, यानी डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट, वो हमने स्टार्ट किया था। तो ये काफी सारा लर्निंग आ गया था, जर्मन का कुछ एक्सपोजर था, तो मैंने देखा था कि बाहर किस तरीके से वेस्ट प्रोसेसिंग हो जाता है। और इंडिया के लिए वेस्ट मैनेजमेंट ऐसा वो वर्ड था ही नहीं, इट वाज मोर ऑफ वेस्ट डिस्पोजल करके जब ये था। इट वाज वेरी अर्ली ड्यूरिंग दैट स्टेज। मैं पूछूंगा, ये कौन सा साल था जब आपने इसको? ये साल था 14 का साल था। और स्वच्छ भारत मिशन भी उसके बाद से मेरे ख्याल से 14-15 में आ गया। हाँ, स्वच्छ भारत मिशन 14-15 में आ गया। तो फिर स्वच्छ भारत मिशन के बाद लोग वेस्ट के बारे में बात करने लगे। जो पहले डिस्पोजल था, तो एटलीस्ट जो बड़े कंपनीज है या टॉप 50 टॉप 100 कंपनीज, उनको वेस्ट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट का थोड़ा पुश आ गया, ESG कंप्लायंसेस आ गए, देन दे स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वहाँ पे हमें एक्चुअली ये फील्ड के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखा कि हाँ, नहीं, जो हम कर रहे हैं ठीक है, थोड़ा अर्ली है, बट इसको सक्सेस मिल सकता है। उस समय ये रिस्क था या आपको लग रहा था कि नहीं, मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं पॉसिबिलिटीज? कई बार होता है ना, हम नियर फ्यूचर देखने लगते हैं, ज़्यादातर बिजनेसेस में, खासतौर से स्टार्टअप्स में तो ये बहुत होता है। तो क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही थी आपको? या रिस्क था? ये रिस्क था, एंड अनफॉर्चुनेट कि वो दोनों में से अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट हो गया, बट वो रिस्क था, क्योंकि क्या था कि ये जो फील्ड था वेस्ट मैनेजमेंट, ये नया था कम्प्लीटली। मुझे बहुत अपोजिशन था सबसे, ये क्या फील्ड में, कचरे में क्या काम कर रहे हो वगैरह, बट एक पैशन आ गया था। एंड मेरे लिए एक्चुअली प्लान बी था नहीं, टू बी वेरी ट्रू। तो मेरे पास प्लान ए था और मुझे कुछ भी करके वो प्लान ए को सक्सेस करना था। एंड देन ये चीज़ें वापस कनेक्ट हो गई, स्वच्छ भारत आ गया, प्रोडक्ट तब तक थोड़ा मैच्योर्ड हो गया, 1-2 हमें अपॉर्चुनिटीज मिल गई बड़े कंपनीज में प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए। तो वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल जब हो गया, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, अरे ये तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। तो एक सवाल इसमें था कि जो टेक्नोलॉजी आपने डेवलप की थी इसके लिए, वो आपकी अपनी थी या ऑलरेडी कहीं से एक सक्सेसफुल मॉडल था जिसको आपने अडॉप्ट किया? ये टेक्नोलॉजी जो बायोगैस टेक्नोलॉजी है, ये एज ओल्ड टेक्नोलॉजी है। मींस टेक्नोलॉजी जो बेसिक प्रोसेस है वो सेम है। हमने सिर्फ उसको क्या किया है कि जो पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे बायोगैस यानी क्या रहता है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस रहता है, यानी जो मैंने कहा बैक्टीरियाज, तो बैक्टीरियाज एक्चुअली ये सब काम करती है। तो ये बैक्टीरियाज को अच्छा रखने के लिए मींस उसको टेम्परेचर देना पड़ता है, उसको कुछ मिक्सिंग करना पड़ता है, जो नॉर्मली हमने इंडिया में जब देखा तब ये सब चीज़ें हो नहीं रही थी। और जो मेरा बैकग्राउंड था बायोकेमिकल वाला जो मैं कर रहा था, उसमें ये सब चीज़ें मैंने सीखा हुआ था कि आप ऐसे ऐसे पैरामीटर्स को फॉलो करोगे तो आपका प्रोसेस और अच्छा होगा। तो हमने उसको प्रोसेस को इम्प्रोवाइज कर दिया। As such, we did not invented anything, but आपने उस प्रोसेस को ज़्यादा इम्प्रोवाइज करके एक्सीलेंट बना दिया, ज़्यादा बेहतर बना दिया, ज़्यादा ताकि बेहतर रिजल्ट आ सके। हाँ, बराबर से। तो वो हिसाब से उसको इम्प्रोवाइज करके एंड देन फिर हमने प्रोडक्ट फॉर्म में किया। पहले क्या होता था बहुत सारे इसमें कि हर विलेज में या इसमें आप गोबर गैस प्लांट है जो सिविल के स्ट्रक्चर करो, तो उसमें दिक्कत क्या आती थी कि आपको हर जगह पे एक प्लांट सेटअप करना, जो स्किल्ड मैन पावर लेना, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड देन क्वालिटी आप कर ही नहीं पा सकते थे। तो इसलिए हमने सोचा फिर अगर हमने इसको फैक्ट्री फिटेड कर दिया, जैसे वॉशिंग मशीन है या टीवी है, ये मैन्युफैक्चर होता है फैक्ट्री में, वहाँ पे जाके इंस्टॉल कर देता है।
ये सेम प्रोसेस लाइन से हमने वो प्रोडक्ट के बारे में सोचा। तो इसके वजह से हम विद इन 2 to 3 years हम पूरे इंडिया में कहीं पे भी प्लांट लगाने की हमारे पास कैपेसिटी आ गई। ओके, तो कितने प्लांट आपने उस समय लगाए? हमने अभी तक टोटल तो अराउंड 150 लगाए थे, बट हाँ। जब इनिशियल हमने तो पहले 2 साल में सिर्फ मैंने एक प्लांट ही लगाया था, वो भी थीसन-क्रूप करके इंडस्ट्री है, वहाँ पे मुझे तो वो जब वो opportunity- रनिंग मतलब सक्सेसफुल रन करने लगा, उसके बाद से फिर आपने नेक्स्ट हाँ, मेन थिंग आगे तो बढ़े। अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हाँ। कम आ रही थी। हम हम्म। तो मार्केट में या सब जगह पे जा ही रहे थे कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हमें ऑर्डर्स दे दो या ये कर दो, बट जैसे सक्सेस स्टोरीज होता है या उसका जो बिकॉज ये जो प्रोसेस है ना सर, ये नेसेसरी है सब चीजों के लिए, नेसेसिटी नहीं है। इससे कंपनी की टॉप हाँ। लाइन बॉटम लाइन कुछ भी इफेक्ट नहीं बिल्कुल, होती है। बिल्कुल, तो क्या हो जाता है ना, ये बहुत ही लाइक उसको डेडिकेटेडली ही काइंड ऑफ पुश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज कम थी, एंड बट ये सक्सेस स्टोरीज के बाद, स्वच्छ भारत के बाद हमारे अपॉर्चुनिटीज या हमें एटलीस्ट लोग सुनने लगे कि ऐसा ऐसा आप कर सकते हो। ठीक ठीक। अच्छा, एक आम आदमी अगर समझना चाहे कि आप किस तरह काम करते हैं, तो जो कचरा है, जो वेस्ट है, उसको कलेक्ट करने से लेकर फिर उससे आपका ये बायोगैस फ्यूल तैयार करने तक का एक बहुत लेमैन की लैंग्वेज में अगर आप बताना चाहें कि कैसे ये वर्क कैसे करता है, ओके, थोड़ा अवेयरनेस के पर्पज हाँ से। हाँ। तो ये अभी जो हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री है, जैसे टाटा हो गया या कोई भी XYZ इंडस्ट्री है जहाँ पे बड़े किचन्स रहते हैं, तो किचन्स में जो भी वेस्ट जनरेट हो जाता है, ऑर्गेनिक वेस्ट, तो वो ऑर्गेनिक वेस्ट एक तो फर्स्ट हम उनको बेसिक ट्रेनिंग या जो बेसिक सेग्रीगेशन है, तो वो वेट और ड्राई ऐसे 2 चीज़ों में करते हैं। तो ये जो वेट वेस्ट रहता है, जो गीला कचरा रहता है, ये हम हमारे प्लांट पे लेके आते हैं। ये प्लांट पे लेके आने के बाद उसको वापस उसमें प्लास्टिक, मेटल ऐसे कोई चीज़ें है नहीं, तो उसको सेग्रीगेट करते हैं। तो वो सेग्रीगेशन यानी उसमें से निकाल देते हैं, एंड देन फिर उसको क्रशिंग करते हैं। तो वो यानी जैसे हम पेस्ट कोई भी चीज़ को मिक्सी में पेस्ट करते हैं, वैसे वही वो क्रशर रहता है, वो उसके छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एंड ब्रेक डाउन करके वो स्लरी को हम डाइजेस्टर में पंप करते हैं। तो डाइजेस्टर यानी इसका स्टमक रहता है, या ये जो इसका, तो ये स्टमक में अच्छा। बैक्टीरियाज रहते हैं। ओके। तो ये बैक्टीरियाज के अलग अलग स्टेप्स है, उसमें से ये जो फूड वेस्ट रहता है उसको वो ब्रेक डाउन करके उसको मीथेन यानी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 गैस रहते हैं जो बायोगैस का बेसिक कंपोजिशन रहता है। तो जो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो रफली 60-40 रेशियो में रहता है। तो वो गैस हम कलेक्ट करते हैं एक वेसल में, गैस बलून में, एंड देन फिर उसको हम डायरेक्टली एज एन किचन में यूज कर सकते हैं, या उससे हम इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं। और जो लिक्विड बाहर आता है वो ऑर्गेनिक खाद रहता है, उसको आप एज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर करके आप आपके फार्म्स में, गार्डन में पेड़ों को वो दे सकते हैं। अच्छा। एंड देन फिर ये गैस को आप CBG भी कर सकते हो, कॉम्प्रेस बायोगैस भी, वो जो बड़े लेवल में रहता है। इसमें पुराने टाइम में मुझे याद है, जब मैं छोटा था, हमारे यूपी में बायोगैस के गांव में लगा करते थे छोटे से प्लांट्स, लोग अपने घरों में लगा लिया करते थे। और उसमें यही होता था कि जैसे जो इसका मतलब जानवरों का जो वेस्ट है या टॉयलेट का जो चीज़ें हैं, वो उसमें जाकर, और वो एक छोटा सा, बहुत शुरुआत की बात है ये, मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, और एक चूल्हा जो है गवर्नमेंट बोलती थी कि आप एक चूल्हा जला सकते हैं। आपको ये वाली टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ आइडिया है? हाँ, बिल्कुल। ये दीनबंधु, देन KVK, ये ऐसे काफी सारे मॉडल थे। तो वही जैसे ये जो बायोगैस है ना, ये बहुत पुराने टाइम से चलते आ रहा है, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, जो पहले वाले जो लोग थे उनका काफी अच्छा उल्टा विजन था कि क्योंकि काउडंग, जैसे हर घर में 1 या 2 एनिमल्स रहते थे, काऊ रहता था, बफेलो रहता था या बुल रहता था, तो उनका सब वेस्ट होता ही था। तो ये वेस्ट ये इकट्ठा कलेक्ट करके उसमें वो प्रोसेस करते हैं, और उसमें अगेन जो गैस आता है वो भी सेम गैस है, वो किचन में वहां पे यूज करते हैं, और जो खाद आता है वो उनके खेतों में यूज कर देते हैं। क्योंकि तब गैस जो है इतना ज्यादा था नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की भी क्राइसिस थी गांव में, बराबर। तो ये होता था कि अगर आपने ये छोटा सा प्लांट लगा लिया तो आपको एक बल्ब भी जल सकता है, आपका 1-2 बल्ब जल सकते हैं, और आपके किचन में खाना भी पक सकता है। ये बराबर है। और वहां पे वो तो तब जनरेटर की उनको भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जो बल्ब था ना, वो जो पेट्रोमैक्स करके जो आता था ना, वो टाइप का उनका ये था। तो उसको आप सिर्फ गैस डायरेक्टली डाल के एक उसका बल्ब चलाओ। तो ये काफी अच्छा सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जांपल है एक्चुअली, जब वो टाइम पे हमारे जो ट्रेडिशनली जो हम करते थे। तो अब ये ब्लू प्लैनेट बायोफ्यूल ये कब और कैसे शुरू हुआ? ये ब्लू प्लैनेट एनवायरमेंटल सॉल्यूशन, ये सिंगापुर बेस्ड एक फंड है, उनका जो स्पेसिफिक एम है
जो वेस्ट मैनेजमेंट या जीरो डिस्पोजल या जीरो लैंडफिल के ऊपर वर्क करते थे। तो ये इन्होंने अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो जियोन में उन्होंने 2019-20 में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, जो उन्होंने एंड देन उसके बाद ये ब्लू प्लैनेट का जर्नी स्टार्ट हो गया। फिर जियोन के बाद उन्होंने महिंद्रा वेस्ट टू एनर्जी था, उनको 100% एक्वायर किया। एक ये सासू करके है, उनको उन्होंने एक्वायर कर दिया। एंड देन फिर हमारे पास अब क्लस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी हो गए। तो लास्ट के 2 साल हम ये पूरा टेक्नोलॉजीज को कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो अभी ब्लू प्लैनेट बायोफ्यूल यही ब्रांड से अभी हम काम कर रहे हैं। अच्छा। और उसमें हमारा मेजरली 3 वर्टिकल है। एक जो प्रोडक्ट है दैट इज एनर्जी बिन, जो हम डिसेंट्रलाइज लेवल पे उसको इंस्टॉल करते हैं। तो उसका मेन इंटेंशन वही है कि जहाँ पे भी वेट वेस्ट जनरेट हो जाता है या गीला कचरा जनरेट होता है, वहाँ पे वैल्यू क्रिएट करना। तो दैट इज द मेन प्रोसेस बिहाइंड दैट थिंग। फिर दूसरा जो हमारा वर्टिकल है ये इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट से। तो हमने महिंद्रा वेस्ट टू एनर्जी एक्वायर किया, तो उसमें रफली अराउंड 8 प्लांट्स थे जो अलग अलग जगह में थ्रू आउट इंडिया स्प्रेडेड थे। जैसे तिरुपति हो गया, देन फिर संभाजी नगर हो गया महाराष्ट्र में, उदयपुर हो गया, इंदौर हो गया। ये ऐसे प्लांट्स वो काइंड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टेंडर्स से, जहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वेस्ट टू कॉम्प्रेस बायोगैस ऐसे हम वहाँ पे करते हैं। देन फिर हमने ग्रेटर नोएडा में भी एक रिसेंटली प्लांट किया हुआ है, दैट इज वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट काइंड ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, जहाँ पे हम कूड़ा कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करते हैं। अच्छा। तो 20,000 घरों से कूड़ा कलेक्ट करते हैं। अच्छा। उसको सेग्रीगेट करते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे फिर कॉमन मैन है। हाँ, यहाँ पे हम सोसाइटीज है। जैसे ग्रेटर नोएडा में अल्फा बीटा गामा ये जो सेक्टर्स है, वहाँ पे हम उसको प्रोसेसिंग या उसको ट्रीट, वहाँ का वेस्ट हम प्रोसेस करते हैं। अच्छा, इसमें अवेयरनेस का भी बहुत रोल है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ जो घरों से निकलने वाला वेस्ट है उसको अलग अलग नहीं किया जाता है। यानी कि जो अभी ड्राई वेस्ट और वेट कचरा, जो इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये अभी क्लियर है भी, तो लोग करते नहीं है, एफर्ट नहीं बराबर है। तो ये कैसे, इसको इस चैलेंज को कैसे? ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है। एंड सो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, सक्सेस ऑफ बायोगैस या सक्सेस ऑफ सीपीजी सर ये डस्टबिन से चालू होता है। एक्चुअली अगर आपके डस्टबिन पे आपने फोकस किया तो हमारे जैसे जो कंपनीज है तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी मैं ग्रेटर नोएडा की आपको बात कर रहा था, हमने प्लांट लगा के अभी 3 साल हो गया, बट उसके पहले क्या होता था, दोनों कूड़ा एक साथ कलेक्ट होता था एंड जाके वो डंप यार्ड में चला जाता था। बट जब हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया तो हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि लोग हमसे लड़ते थे कि ये क्यों करें हम, ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो कचरे वाले का काम है। तो ये जो माइंडसेट है ना, इसको चेंज करते करते हमें 3 साल लगे। अभी हमारा ऑलमोस्ट 80-90% सेग्रीगेशन लेवल अचीव हो गया है। बट ये जो मेरे ग्राउंड लेवल की टीम है जो वेस्ट कलेक्ट करती है, ये हमारे हीरोज है। तो उनका श्रेय सब उनको जाता है कि उन्होंने जिस तरीके से एक्चुअल, क्योंकि वेस्ट में काम करना इतना आसान नहीं है, बट इसके साथ अगर पब्लिक ने सपोर्ट कर दिया कि सेग्रीगेशन की अच्छी तरह से, तो सबके लिए आसान और इजी ये हो जाएगा। अच्छा, ये जो डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है, ये कुछ आपका मतलब अपना यूनिकनेस है मुझे लगता है, कि जिसके जरिए आप ज़्यादा स्केल कर पाए। इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। तो जो मेरा करियर तो डिसेंट्रलाइज से स्टार्ट हुआ, जो एनर्जी बिन हमने डेवलप किया था। तो एनर्जी बिन का थॉट प्रोसेस वही था कि आप पूरा के पूरा फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करो, बिकॉज वो वाला कंसेप्ट काफी नया था, कोई कर ही नहीं रहा था इंडिया में कि काइंड ऑफ कंप्लीटली पैकेज यूनिट करना। तो वो हमने स्टार्ट किया। तो जो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया, तो पैकेज यूनिट हमने स्टार्ट किया एंड देन फिर हम अलग अलग इंडस्ट्रीज के पास चले गए। तो अभी हमारा ऑलमोस्ट 150 इंस्टॉलेशन है। हम डिफेंस में लगाया हुआ है, हमने एयरफोर्स, आर्मीज में, एयरफोर्स में, देन शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन है, वहाँ पे इंडियन ऑयल में हमने प्लांट लगाया हुआ है, टाटा मोटर्स है, रिलायंस है, आदित्य बिरला है, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारा प्लांट है। तो ये डिसेंट्रलाइज लेवल का एडवांटेज वही है कि जहाँ पे गीला कचरा प्रोड्यूस होता है वहाँ पे आप उसको वैल्यू में कन्वर्ट करो। okay. इंदौर का मॉडल कहीं रेप्लिकेट नहीं हो सकता है? सर इंदौर में हमने दोनों मॉडल लगाए हुए हैं। एक तो सेकेंडरी कलेक्शन रहता है, वहाँ पे हमने डिसेंट्रलाइज प्लांट लगाया हुआ है, और एक हमने ये जो महिंद्रा वेस्ट टू एनर्जी वाला सेंट्रलाइज प्लांट भी लगाया हुआ है। तो वो जो डिसेंट्रलाइज लेवल वाला प्लांट है एनर्जी बिन, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और उनके जो ट्रांसफर स्टेशन है वहाँ पे हम सप्लाई करते हैं। और जो सेंट्रलाइज वाला जो प्लांट है वहाँ पे हम कॉम्प्रेस बायोगैस जनरेट करते हैं एंड वो जो गैस जनरेट हो जाता है हम उसको गैस ग्रिड में सप्लाई करते हैं। तो अच्छा। इंदौर में अवंतिका गैस करके है, तो उनके गैस ग्रिड में ये हमारा गैस चला जाता है, देन फिर आगे वो इंडस्ट्री या हाउस एप्लीकेशन के लिए चला। तो ये प्रयोग तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है अगर ये प्रयोग अलग अलग जगहों पे जो दूसरे नगर निकाय है वहाँ पर भी शुरू हो तो
ये जो अभी हमारी डिपेंडेंसी है इस पे बहुत फर्क आएगा? नो सर, डेफिनेटली इसमें काफी सारा डिपेंडेंसी एक ये हो जाएगा, एंड नॉट ओनली सर एनर्जी सिक्योरिटी या एनर्जी इंडिपेंडेंस हो जाएगा। सर मेरे मतलब से या मेरे हिसाब से सीबीजी यानी कॉम्प्रेस्ड बायोगैस नहीं है सर, सीबीजी यानी सर्कुलर बायोफ्यूल गैस है। अगर आप देखेंगे तो सर जैसे इंदौर जैसा मॉडल है जो हम बाकी के भी कॉर्पोरेशन में कर रहे हैं और अभी नए भी आ रहे हैं, तो उसमें एक तो कूड़ा आपका या वेट वेस्ट प्रोसेस हो जाता है, उससे आपको गैस मिल जाता है जो आपके एनर्जी सिक्योरिटी या एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए अच्छा है। दूसरा उसमें से खाद मिल जाता है जो आपके फार्म्स में या मैन्योर में हो जाता है सर उसमें। और फिर चौथा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाता है, बिकॉज ये प्लांट चलाने के लिए कलेक्शन, ये इसमें माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप भी क्रिएट हो जाता है, बिकॉज आप खाद किसी को सेल कर सकते हैं फार्मर्स में, या गैस किसी को सेल कर सकते हैं। तो ये पूरा सर्कुलर प्रोसेस है, एंड ये अभी काफी जगह पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। बट अगेन मींस पॉलिसीज काफी है, अभी एग्जीक्यूशन लेवल पे थोड़ा से चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको करना पड़ेगा। जो L1 टेंडरिंग प्रोसेस है, क्वालिटी ऑफ वर्क है, उसको थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट होना करना पड़ेगा। सो ये चैलेंजेस है, बट गोइंग फॉरवर्ड इंडिया के लिए या हमारे भारत के लिए ये काफी अच्छा मींस रिक्वायरमेंट है, ये काफी अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। जो आपने चैलेंजेस की बात कही, तो आप जब बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं तो किस तरीके से उनके साथ किस तरह का कोऑर्डिनेशन होता है? आप कोई रेवेन्यू शेयरिंग करते हैं या किस तरह से आगे बढ़ता है? सर ये बड़े कॉर्पोरेट्स में क्या हो जाता है कि उनका जो वेस्ट क्वांटिटी है वो बहुत सीमित हो जाता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है उसमें 10,000 20,000 लोग हैं। तो नॉर्मली हम वहाँ पे क्या करते हैं, एनर्जी बिन इंस्टॉल करते हैं। तो वो सिंपल मॉडल रहता है कि एनर्जी बिन उनको सेल करते हैं एंड वो प्लांट को ऑपरेट एंड मेंटेन करते हैं। और उनके लिए अच्छा हो जाता होगा शायद, उस वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए जो उनको एक्सपेंसेस होते होंगे वो कम हो जाते हैं। एग्जैक्टली सर, तो मेन प्राइवेट सेक्टर में उसको एक्सपेंसेस है, उनका ESG कंप्लायंस है, तो उनके लिए अच्छा हो जाता है। और हम उससे ज्यादा हम क्या करते हैं कि हमने पूरे प्लांट को अभी डिजिटलाइज किया हुआ है, तो जो गैस का आउटपुट है उसको हम गारंटीज वारंटीज देते हैं कि हम नॉट ओनली ऑपरेशंस करते हैं बट ऑपरेशंस के साथ उसको गारंटीज वारंटी, तो उनके लिए आसान है कि प्लांट भी परफॉर्म कर रहा है एंड देन उनका जो रेवेन्यू है वो भी उनको मिल रहा है गैस सेल के वजह से। तो ऐसा ये हम कॉर्पोरेट्स मॉडल के लिए वर्क करते हैं जहाँ पे हम सेल करके उसको ऑपरेट मेंटेन करते हैं। ओके, तो ऑल ओवर इंडिया भी आपने बताया 75 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया सर, अभी ऑलमोस्ट लाइक 100 प्लस हमारे प्लांट्स 100 प्लस गए हुए हैं। अच्छा, एंड हमने कॉर्पोरेट के लिए अभी एक नया ये काइंड ऑफ ये भी मॉडल भी लॉन्च किया जहाँ पे हम रेंटल करते हैं। अच्छा, हाँ, जहाँ पे अगर हम मंथली एक फिक्स चार्ज लेते हैं कोई भी कॉर्पोरेट्स के साथ, उनका जो वेस्ट है हम प्लांट लगाते हैं, वेस्ट प्रोसेस करते हैं और उनको जो एनर्जी है वापस दे देते हैं। तो फ्यूचर प्लान क्या है अगले 5 सालों में, किस तरह स्केल करने का इरादा है? सर फ्यूचर प्लान हमारा जो ये तीनों वर्टिकल में अलग अलग डायरेक्शन में है। एक तो एनर्जी बिन जो है, जो हम मैक्सिमाइज अभी जो ESG रेगुलेशंस आ रहे हैं, ESG गोल्स आ रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी के कंप्लायंसेस आ रहे हैं, कार्बन रिडक्शन आ रहा है, तो उसको हम इंडस्ट्रीज लेवल पे उसको हम ग्रो करना चाहते हैं। तो जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो जिनके पास वेस्ट जनरेशन हो जाता है उनके साइड पे, रिसोर्ट्स है, होटल्स है, उनके लिए ये मॉडल हम पुश करना चाहते हैं। सेकंड मॉडल जो हमारा इंटीग्रेटेड है सर, जैसे मैंने नोएडा का आपको एग्जांपल दिया जो हम 25 टन कर रहे हैं सर, अभी हम वही लाइन पे हम इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट डाल रहे हैं इंटीग्रेटेड में, जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है पलक्कड़ केरला में। अच्छा, वहाँ पे हमारा स्कोप कलेक्शन से भी है, हम कलेक्ट करेंगे ये 240 टन वेस्ट, वो हमारे फैसिलिटी में प्रोसेस करेंगे। और सर ये जो फैसिलिटी हमने क्रिएट किया है, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फैसिलिटी इन इंडिया, जहाँ पे जो मिक्स वेस्ट भी आ जाता है जो आपने कहा, तो उसको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं ऑर्गेनिक फ्रैक्शन एंड रिसाइकलेबल फ्रैक्शन में, एंड उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये भी हमने वहाँ पे एक ये काइंड ऑफ प्रोसेस रखा हुआ है कि जैसे जैसे इम्प्रूव होगा तो अच्छा ही है, बट अभी के लिए हम कर सकते हैं। एंड दिस इज फर्स्ट ऑफ काइंड इन इंडिया जो हम वहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये अभी जुलाई 2026 में कमिश्निंग हो जाएगा वो। अच्छा, तो वो एक आपका बड़ा स्टेप, वो सबसे बड़ा स्टेप है। एंड सिमिलरली फिर हम ये आगे जाके ये इसको हम आगे डिफरेंट मल्टीपल जगह पे हम उसको स्केल अप करेंगे, कंसिडरिंग क्योंकि सर इंडिया में 62 to 63 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट है अवेलेबल पर एनम, या 1.7 लाख टन्स पर डे अप्रोक्सीमेटली, वो भी एज पर CPCB 2021-22 का डेटा ही है, अभी तो और बढ़ गया रहेगा। तो ये मैं इसको बिलीव करता कि सर ये अर्बन माइंस है एक्चुअली। बिल्कुल ये मैं वेस्ट नहीं मानता हूँ उनको। तो ये अर्बन माइंस इतने बड़े हैं कि ये मेरे जो पलक्कड़ वाला प्लांट है ये तो बहुत छोटा है, मैं 1.7 लाख टन बोल रहा हूँ और मैं 250 टन की बात कर रहा हूँ। तो
तो ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है स्केल करने के लिए। इनमें दो ही चीज है, अवेयरनेस और सिस्टम में ये इंटीग्रेट होता चला जाए। एग्जैक्टली, अगर ये दो चीजें हो जाएं तो फिर अभी तो मुझे लगता है अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी आने वाले वर्षों में। डेफिनेटली। एंड ये हमारे लिए, जैसे मैंने कहा कि नॉट ओनली एनर्जी सिक्योरिटी देगा, ये बहुत सारी चीजों में हमें ऐड करेगा कि ये हमारे लिए एक काइंड ऑफ वरदान है एक्चुअली वेस्ट के साथ। तो हमारे लिए, हमारे पास ऑयल वेल कम है बट हमारा पॉपुलेशन अभी बढ़ रहा है, तो ये हमारे वेस्ट वेल ज्यादा है, तो ये वेस्ट वेल को हमने यूटिलाइज करना चाहिए अच्छी तरह से। तो आपको क्या लगता है इतने सालों काम करने के बाद इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं? सर अभी भी चैलेंजेस, सर जो बेसिक चैलेंजेस वही है कि एक तो पॉलिसीज तो आ गई बट उसका जो एग्जीक्यूशन है दैट इज अ चैलेंज, वो एग्जीक्यूशन अच्छी तरह से होना चाहिए। एंड सेकंड इज द बिहेवियरल चैलेंज, जो लोगों का जो सेग्रीगेशन के प्रति का अवेयरनेस है, यह सबको पता ही है बट स्टिल वो थोड़ा सा क्या हो जाता है कि ये मेरा काम नहीं है, तो ये मेरा काम नहीं है और ये छोटा काम है, ये चक्कर में काफी सारा, क्योंकि क्या हो जाता है सर, गीला और सूखा कचरा जब मिक्स हो जाता है तो सब आप उसका वैल्यू लूज करते हो। आप गीले कचरे का क्वांटिटी लूज कर देते हो, जो सूखा कचरा है जिसका रिसाइकल अच्छी तरह से हो सकता है वो गीले के साथ मिक्स होता है तो उसका वैल्यू निकल जाता है। एंड डेफिनेटली जो मैन पावर या जो लोग है जो एक्चुअल काम करते हैं, जो उनका कूड़ा है नहीं तो भी वो दूसरे का कूड़ा साफ करते हैं, उनके लिए हेल्थ चैलेंजेस है, उनके लिए हेल्थ रिस्क है। तो ये सब चीजें, ये बिहेवियरल चेंजेस से कि वो सोशल सेक्टर में भी बड़ा बदलाव लाएगा ये पूरा का पूरा एफर्ट। लेकिन आपने जो एक बात कही ना कि एक तो बिहेवियरल चेंजेस की बात कही जिसके लिए अवेयरनेस जरूरी है, दूसरा आपने कहा कि पॉलिसी बनती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, इस चैलेंज को कैसे दूर किया जा सकता है? सर इस चैलेंज को अभी जैसे स्वच्छ भारत हो गया, स्टार्ट हो गया, तो लोगों ने बात करना, फर्स्ट हमारा टारगेट था कि ओपन डेफेक्शन यानी टॉयलेट सब जगह पे आने चाहिए, वो टॉयलेट्स अभी लग गए। देन फिर ये इसमें एनर्जी सेक्टर में अपने इथेनॉल ब्लेंडिंग, ये अभी काफी बढ़ रहा है। तो ये जो पॉलिसीज है ना, तो गवर्नमेंट ने इसको वेस्ट मैनेजमेंट या सब्सिडी वाला पॉलिसी देख के नहीं चलना चाहिए, उसको एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर रूप में आ जाता है ये, या गवर्नमेंट उसको वो तरीके से देखती है, तो आई थिंक गवर्नमेंट का ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन काफी अच्छा होगा। फाइनेंशियल सपोर्ट्स मिलने चाहिए, जहाँ पे वेस्ट अगर कोई प्लांट लगाता है तो उसका वेस्ट का अवेलेबिलिटी इंश्योर करना चाहिए। जो ऑर्गेनिक मैन्यूअर निकल रहा है वो आपको यूरिया को रिप्लेस कर सकता है, तो वो यूरिया को अगर रिप्लेस करेगा तो वहां पे आप एनर्जी सेव कर सकते हो, क्योंकि वहां पे भी आप एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हो, अमोनिया भी बाहर से आ रहा है या बाकी एनर्जी एक ही एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, तो वो आपका वहां पे सेविंग हो सकता है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन, देन फिर ये L1 जो प्रोसेस रहता है हमारे यहाँ पे कि लोवेस्ट बिडर को, तो वो नहीं करके परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, काइंड ऑफ क्वालिटी ओरिएंटेड, यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप्स लेने चाहिए। बिकॉज ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ये 1 या 2 साल के लिए नहीं बनता, ये 20-25 साल के लिए बनता है। तो अगर ये 20-25 साल का थॉट प्रोसेस लगा के ये प्रोसेस करेंगे तो आई थिंक ये, और असली चेंज आपको 10-15 साल बाद ही दिखेगा अगर आज आप शुरू करेंगे। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि एक छोटे-छोटे मॉडल बनाए जाने चाहिए, जैसे मुझे लगता है शायद इंदौर का मॉडल सक्सेसफुल होगा जिस तरह आप बता रहे हैं। हाँ, इंदौर का काफी। अगर सेम मॉडल हम रेप्लिकेट करें किसी और शहर में, भोपाल में, बॉम्बे में या किसी और शहर में, तो इस तरह का नगर निकाय स्टार्ट करें, एक तो अवेयरनेस भी आएगी इससे, और प्लस आप जैसा कह रहे हैं कि एनर्जी की क्राइसिस का थोड़ा सॉल्यूशन भी हमें मिलेगा। तो हम ये कह रहे थे कि किस तरह इस मॉडल को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये जो मॉडल है अभी काफी मात्रा में बहुत जगह पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। जैसे हमारी कंपनी खुद सर ऐसे 8 मॉडल रन कर रही है। जैसे ग्रेटर नोएडा में हमने कहा कि हम वेस्ट से जो गैस बना रहे हैं, जो वेस्ट कलेक्शन में जो व्हीकल यूज हो रहा है वो गैस वहाँ पे हम उसमें यूटिलाइज कर रहे हैं। उदयपुर में हमारा मॉडल है जहाँ पे उदयपुर में एक टॉय ट्रेन था जो पहले सीएनजी पे रन होता था। अभी जब हम कॉम्प्रेस बायोगैस कर रहे हैं तो वो टॉय ट्रेन अभी वो गैस पे चल रहा है। अच्छा, हाँ, पूरी ट्रेन ही चलती, पूरा ट्रेन उसके ऊपर चल रहा है। देन जो तिरुपति में है ताज होटल से, ताज होटल का हमने पूरा गैस रिप्लेसमेंट हमारे कॉम्प्रेस बायोगैस से किया हुआ है। गोवा में हमने गैस कंपनी को हम सेल करते हैं, वो वापस आगे पाइप डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है। संभाजी नगर में जो इंडस्ट्रीज है जैसे बजाज ऑटो है कुछ है, तो वो हमारा गैस यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट इसमें पुश कर रही है, काफी सारे टेंडर्स भी आ रहे हैं। जस्ट उसको एफिशिएंटली वे से उन्होंने करना चाहिए, और उन्होंने वेस्ट को एज अ काइंड ऑफ ROI मॉडल नहीं देखना चाहिए। ये जो वेस्ट प्रोसेसिंग है ये मोर ऑफ एन एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी इंडिपेंडेंस देखना चाहिए, और उसको प्रोत्साहन देना चाहिए अच्छी क्वालिटी डालने के लिए। नहीं कि लो कॉस्ट में करो
और उसको प्रोसेस करो। हाँ, इसमें एक छोटा सा सवाल था, जब ये पूरा प्रोसेस होता है तो एक तो हम ये बायोगैस तो हम तैयार कर ही रहे हैं, क्या इससे वो खाद भी तैयार हो रही है जो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज हो सके? हाँ सर, ये अच्छा, इसमें काफी अच्छा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ही है हाँ, सब। ये बेसिकली इनका प्रोसेस क्या रहता है सर, हम्म, बायोगैस का, जैसे कि हम्म, इसको डिकम्पोजिशन हो जाता है। जब हम्म, वेस्ट का डिकम्पोजिशन हो जाता है और ये क्लोज एटमॉस्फेयर में हम्म, होता है, हम्म, तो उसका जो गैस निकलता है वो आप ट्रैप करते हो, वो हम्म, एनर्जी जैसा यूज कर देते हो, हम्म, एंड जो लिक्विड निकलता है दैट्स अ लिक्विड फर्टिलाइजर। तो ये ओ, फर्टिलाइजर का एनपीके वैल्यू बहुत अच्छा है। हम्म, इसके लिए भी अभी एफसीओ जो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन है, उन्होंने रेगुलेशंस लाए हुए हैं, वो भी काफी अच्छा इनिशिएटिव है। उन्होंने कुछ अगेन पॉलिसीज अनाउंस किए हुए हैं कि आपको काइंड ऑफ कंपल्शन होगा लोगों को लेने के लिए। अगेन इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज है वहाँ पे भी, तो वो भी एक अच्छा है। तो ये काफी अच्छा एनपीके कंटेंट है। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या जो अभी ट्रेंड आ गया आफ्टर कोविड कि सबको ऑर्गेनिक खाने का है, सबको हेल्दी खाने का है, तो ये इसके साथ भी ये काइंड ऑफ अलाइंड है। ओके। तो वो भी काफी अच्छा वैल्यू है जो फर्टिलाइजर है, जो तो आगे अभी जाके जो और इस तरह की वेस्टेज निकलता है, यानी कि जो खाद बनता है उस वेस्टेज से, उसको भी आप कुछ करते हैं क्या? उसका भी कोई इस्तेमाल हो पाता है? हाँ सर, उसका ओके। वही उसका हम काफी मात्रा में उसको सेल कर रहे हैं एज एन फर्टिलाइजर करके। हम अच्छा। उसको फर्दर थोड़ा एनहांस करते हैं हम्म, डिपेंडिंग अपन आगे वाले को क्या क्वालिटी चाहिए, हम्म, एंड ये फर्टिलाइजर करके हम सेल कर रहे हैं डिफरेंट जगह बढ़िया पे। बढ़िया। अच्छा, अब आ जाते हैं लोग एलपीजी पे। एलपीजी पे जो डिपेंडेंसी है, अभी जो क्राइसिस आई गैस की, जो हम सब ने देखी और इसको हमने बाकायदा महसूस किया कि हाँ हमारी कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है इसको लेकर, क्योंकि अब घर घर हो गया है, गांव गांव हो गया है, एनर्जी का एक लौता रिसोर्स है, और मेरे ख्याल से 80% से ज़्यादा हमारी ऑलमोस्ट डिपेंडेंसी सर अभी बाहर से आता है। 88% जो डेटा होता जी है, ऑलमोस्ट 88% जी। डिपेंडेंसी है तो यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि बायोगैस का विकल्प बन सकता है, इसका अल्टरनेट बन सकता है? सर मैं उसको अल्टरनेट कंप्लीटली नहीं बोलूंगा, मैं हम्म, उसको एक काइंड ऑफ एक काइंड ऑफ क्या बोल सकते हैं उसको कि एक अलोंग द मींस एक सब्स्टिट्यूट या हम्म, एक डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। हम्म, बिकॉज एलपीजी का कंजम्पशन है ये बहुत ह्यूज है। हम्म, जो हमारा जो वेस्ट का जनरेशन है, जैसे हम्म, 62 मिलियन टन हम हम्म, ये कर रहे हैं, उसमें काफी मात्रा में हम सीबीजी जनरेट कर सकते हैं। और ये जो सीबीजी जनरेट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, ये सब हम एलपीजी को रिप्लेसमेंट हम जैसे ये कर आपने कहा ना, सकते हैं। छोटी छोटी यूनिट्स को आपने बताया कि वो इंडिपेंडेंट हो गई, उन्होंने हम्म, पूरी तरह से 100% शिफ्ट हो रहे हैं उधर की तरफ। ट्रेन या का एग्जांपल दिया, होटल्स का दिया, राइट। हाँ, नगर निकाय का दिया। तो अगर ये भी एक केसेस बनने लगे हैं तो मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा नहीं सर, ये सोसाइटी में। डेफिनेटली ये बहुत हाँ। बड़ा चेंज है, हम्म, बिकॉज जो एनर्जी रिक्वायरमेंट ये हमारे इंडिया की हाई है। और जैसे हमने देखा, सिर्फ कुछ वॉर्स की वजह से हमारा पूरा सिस्टम उसके बिल्कुल ऊपर हिल गया। डिपेंडेंट है, हाँ क्योंकि हाँ। 80% प्लस यानी बहुत बड़ा डिपेंडेंसी है। और उससे सर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, हम्म, उसके ऊपर सर फिर जो होटल्स में ये नहीं है, तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट पे चैलेंज आ जाता है, तो ये हम्म, काफी सारा है। हम्म, तो इसलिए हमें वो एज एन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर करके देखना चाहिए हम्म, ये फील्ड को। हम्म, तो ही हम उसको इंडिपेंडेंट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि सर ये जो सीबीजी अकेला नहीं है, सीबीजी हम्म, के साथ बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहे हैं। सोलार है, विंड है, देन फिर बायोफ्यूल्स में ग्रीन हाइड्रोजन है, आपका बायोडीजल है, इथेनॉल अभी कहाँ पे है। तो ये सब का एक साथ जब ये आ जाएंगे, तो ये जो हमारा इम्पोर्ट है वो भी कम हो जाएगा, एंड ईच एंड एवरीथिंग वुड बी यूटिलाइज इन अ राइट वे। तो क्योंकि हमारा जो कंट्री है वहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेस है, तो उसको राइट वे में यूटिलाइज करना चाहिए। क्योंकि एग्रीकल्चर वेस्ट है, वो एक सबसे बड़ा एक जो चीज है, जो हम एक पैडी स्ट्रॉ पे वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी। हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए, आपने जिक्र किया था हाँ अभी हाँ सर, इस। ये पैडी स्ट्रॉ के लिए हमने सर एक टेक्नोलॉजी वर्क किया है, जो हमारे हम्म, यूके की सब्सिडरी है उनके साथ, हम्म, जहाँ पे ड्राई डाइजेशन करके एक प्रोसेस है। हम्म, तो पैडी क्या होता है सर, पैडी में सिलिका ज्यादा होता है, तो हम्म, इसलिए उसको प्रोसेसिंग करने में बहुत दिक्कत आ जाता है। हम्म, क्योंकि वो जैसे अपन हाथ से भी ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, वो चैलेंज आ जाता है। हम्म, तो हमने जो प्रोसेस किया है कि इसको आपको ब्रेक ही नहीं करने का है, वैसा है वैसे ही यूटिलाइज करने का है। और उसमें जो लिक्विड या जो पानी लगता है वो बहुत हाई लगता है, क्योंकि इसमें सॉलिड ज्यादा रहता है। तो हमने हमारे प्रोसेस में हम ऐसा ये कर रहे हैं कि उसको पानी ना के बराबर लग जाता है। तो आपका एक तो पैडी स्ट्रॉ का सोल्यूशन मिल जाता है, जहाँ से आपको गैस मिलेगा और बहुत अच्छी क्वालिटी की खाद मिलेगी, जो खाद वापस हम किसानों में बांट सकते हैं। तो जो पंजाब हरियाणा में गैस ये जो बर्न हो रहा है, बरेली बर्न हो रहा है, हाँ, तो वो बर्न नहीं होते, जिसकी वजह से उसको हर साल एक पॉल्यूशन अपने पोल्यूशन आप में आता है हर, इशू बन जाता है, न्यूज़ में आ जाता है। या हर साल उसके ऊपर डिबेट हो हाँ, जाता है। तो हाँ। ये इसके लिए काफी अच्छा सॉल्यूशन तो है। ये अगर सॉल्यूशन आ जाए, मुझे लगता है बहुत राहत मिल जाएगी हर लेवल पे। एक तो उसका सॉल्यूशन किसानों के पास,
पॉल्यूशन की प्रॉब्लम से ये जो हवा सांस लेने योग्य हवा नहीं हो पाती है, बराबर। उसका सॉल्यूशन प्लस आप बता रहे हैं कि इससे जो है एक ऑर्गेनिक आप अलग से ये फिर सर्कुलर बायोफ्यूल इकोनॉमी जैसा हाँ, एक ये हाँ, हो जाता है क्योंकि क्रिएट सर होता ये है। जो पोल्यूशन की वजह से हवा का चैलेंज है, लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो वो ह्यूमन आवर्स लॉस है, वो कोई देखता नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अगर मैं आज काम पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो मेरा जो वो दिन भर का जो मेरा जो यूटिलाइजेशन है, तो वो भी लॉस ही है एक्चुअली। वो इकोनॉमी को ही लॉस किया, अपने देश की बिल्कुल इकोनॉमी को लॉस है। बिल्कुल। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से इसका काफी तो इसका पायलट आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? हमने इसका हरियाणा में हिसार में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एक पायलट रन किया हुआ है 100 टन के लिए। उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे मिले हुए हैं हमें। अभी हम काफी सारे PSUs के साथ वर्क कर रहे हैं कि हमें आप अवसर दे दो कि हम ये कर सकते हैं। बट क्या होता है ना सर कि यहाँ पे अगेन नया टेक्नोलॉजी है, तो वो जो नया टेक्नोलॉजी है तो ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि आप उसको प्रूव करो दो, भले हमने उसको प्रूव किया हुआ है बट वो स्केल पे नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे अगेन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंज आ जाता है। अगर मुझे सपोर्ट मिल जाता है कि ऐसा कुछ नया चीज़ मैं करूँ, तो ये मेरे लिए एज अ ये नए टेक्नोलॉजीज के लिए टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ गया। मेरा अगला सवाल इसी पे था कि आपको ग्राउंड लेवल पे सबसे ज़्यादा चैलेंजेस कौन से फेस करने पड़ते हैं, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी या बिहेवियर? तो मुझे लगता है शायद पॉलिसी इसमें बड़ा पॉलिसी एक रोल एंड है। बिहेवियर ये दोनों हाँ। सबसे मेजर चीजें हैं जो जो अगर ये हो जाता है। टेक्नोलॉजी तो अभी काफी इवॉल्व हो रहा है, काफी जन काम भी कर रहे हैं इसके ऊपर, काफी सारे नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, प्लांट भी लग रहे हैं। देन कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के जो टेक्नोलॉजी है वो भी हम इम्प्लीमेंट, यानी कुछ सीख के उसमें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो मेन तो पॉलिसी एंड बिहेवियर, ये दो चीजें सबसे बड़े चैलेंजिंग है ये हमारे फील्ड के लिए। हालांकि 2 लेवल पे मैं चेंज देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, इसीलिए हमने ये जो शो है हमारा सस्टेनेबल भारत, इसको स्टार्ट किया था। क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों के पास अपनी स्टोरीज है बताने के लिए कि किस तरह से वो चेंज कर रहे हैं एक ग्रीन इकोनॉमी में को लाने के लिए भारत में। तो एक तो इंडस्ट्री लेवल पे काफ़ी अब बात शुरू हो गई है, डिबेट शुरू हो गई है इसको लेकर, काम भी लोग कर रहे हैं और खुद भी थोड़ा आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कंपेयर करें 10 साल पहले या शायद 8 साल पहले, ठीक है। दूसरा मैंने देखा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में भी बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं। एटलीस्ट R&D हो रहा है, वो नई पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं। जो चैलेंज है वो उसके ठीक नीचे है, जहाँ पे वो इम्प्लीमेंटेशन का सवाल उठता है। मुझे लगता है वो शायद अगले और 5 सालों का एक कह लीजिए चैलेंज है, जहाँ पे अवेयरनेस ग्राउंड लेवल पे आनी ज़रूरी है। शायद इस तरह की बातचीत से, जिसमें काफ़ी लोग फिर धीरे-धीरे करके इससे कनेक्ट होंगे, जानने की कोशिश करेंगे, बेहतर हो पाएगा। बिल्कुल सही सर। जी। जैसे कोविड ने हमें रिलेशन हेल्थ का इम्पोर्टेंस दिया था, जैसे अभी रिसेंटली जो इराक वॉर ने हमें ये दिया हुआ है कि इसको हम एज एनर्जी सिक्योरिटी, हम कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है अगर हमारा जो वेस्ट एशिया में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी बात है, ये तो बहुत लंबे समय से सबके दिमाग में कहीं रहा होगा, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसी क्राइसिस आ सकती है। बराबर। और दूसरा ये भी है कि इस तरह की क्राइसिस कभी आए तो हम कितने तैयार हैं, ये अब इम्पोर्टेंट हो गया। इस पे सोचना या काम करना इसमें सोचने के लिए हमें बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क आ गया है। उसको अगर इम्प्लीमेंट या वो डायरेक्शन में सोचना बहुत जरूरी है। ये हमने ये सीख मिला हुआ है ये रिसेंट वॉर्स के, ईरान के वॉर से। तो मुझे लगता है शायद इस सीख के बाद, चूंकि इसका इम्पैक्ट बिल्कुल आम आदमी पे हुआ, जो इसको कहते हैं ना कि आखिरी व्यक्ति तक भी इसका असर हुआ, उसे भी ब्लैक में गैस लेनी पड़ी, या कई घरों में चूल्हा नहीं जला, या उनको ईंटें रख के आग जलानी पड़ी, जो मजदूर वर्ग है या इस तरह का मिडिल क्लास को भी बहुत बड़ी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है लगातार। तो मुझे लगता है कि अब गवर्नमेंट इस बारे में और ज़्यादा सोचेगी और शायद आने वाले दिनों में हमको इसका कुछ आने वाले दिनों में हम वही एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से होगा, क्योंकि ये सिचुएशन हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते एज अ कंट्री। जी, हम वही का होप करते हैं आगे इसमें। एक इसमें सवाल था मेरा कारपोरेट्स के साथ, जैसे आपने काम किया रिलायंस के साथ, TCS के साथ, और भी कई बड़े कारपोरेट्स के साथ किया, वहाँ पे कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? और सर कॉर्पोरेट का एडवांटेज क्या ना सर कि वो टेक्नोलॉजी के लिए थोड़े ज़्यादा ओपन है। भी मेरा फर्स्ट ऑर्डर जो एनर्जीबिन का जो था, थीसन ग्रुप इंडस्ट्रीज करके है पिंपरी में, पुणे के नज़दीक है, तो उनके लिए भी ये कंसेप्ट नया था। बट लाइक उन्होंने वो कंसेप्ट के लिए मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे दिया कि ठीक है स्टार्टअप है। वो टाइम पे तो ऑलमोस्ट मैं ये 14-15 की बात कर रहा हूँ कि स्टार्टअप है, एक प्रोडक्ट है, कंसेप्चुअली तो अच्छा लग रहा है, एक उसको अपॉर्चुनिटी दे के देते हैं। तो वो जो अपॉर्चुनिटी मुझे थीसन ग्रुप ने दे दिया, उसके वजह से मैं बाकी के 100 प्लांट में सेल कर पाया। तो ये जो एडवांटेज है ये कॉर्पोरेट में मिलता है, उनके थोड़ा सा डिसिप्लिन अप्रोच रहता है।
स्ट्रक्चर्ड होता है, फिर हम्म। ESGs एंड ऑल दिस थिंग्स कंप्लायंस के लिए उनका सपोर्ट मिल जाता है। एक बात बताइए, छोटी इंडस्ट्रीज या जो शहरों की जो हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, अगर उनको खुद से लगे कि मुझे इस तरफ काम करना चाहिए या इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए वेस्ट मैनेजमेंट में और एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में, तो क्या वो आपसे कांटेक्ट कर सकती हैं? क्या आपकी कंपनी उनको सपोर्ट कर पाएगी, छोटी हाँ इंडस्ट्रीज को? सर, छोटी में हम्म, अगेन ये जो बहुत छोटी हम्म, सोसाइटीज रहते हम्म, हैं उनको कंपोस्टिंग एक अच्छा ऑप्शन है। हम्म, एंड जो थोड़े बड़े लेवल पे रहते हैं, हम्म, यानी 1000 फ्लैट्स या 1000 kg प्लस जो करते हैं, हम्म, जैसे हमने JSW का सोसाइटी है, हम्म। फिर एक रेलवेज का सोसाइटीज है, जैसे टाउनशिप्स हैं टाउनशिप या है ये। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल, हाँ। उनके लिए हमने पूरा इंटीग्रेटेड मॉडल दिया हुआ है, राइट फ्रॉम वेस्ट कलेक्शन टू प्रोसेसिंग। तो हम्म, हम रेलवे की एक सोसाइटी है, वहाँ पे हमने सेम मॉडल वर्कआउट किया हुआ है, उसमें अच्छा, 1500 घर है। हम्म, तो उनका जो गैस या जो वेट वेस्ट से गैस मिलता है, उनका जो हॉस्पिटल का किचन है, क्योंकि हम्म, उनके ही प्रेमाइसेस में हम्म, वो 90% हमने उनका LPG डिपेंडेंसी क्लोज कर दिया है। ओके, तो ये अच्छा सर्कुलर हो सकता है। और जिनके बहुत ही छोटे सोसाइटीज है, 50 किलो 100 किलो वगैरह, तो उनके लिए कंपोस्टिंग एक अच्छा पर्याय है। क्योंकि हमारा सर ये जो है ना, कि ऐसा नहीं है कि सब जगह पे आप एक ही टेक्नोलॉजी यूज करो, जिस तरीके से वेस्ट है, जिसका क्वांटिटी है, वो हिसाब से ब्लेंड करो, बट एंड ऑफ द डे वो एनवायरनमेंट को या जो इकोनॉमी को वो सपोर्ट करना होना बिल्कुल। चाहिए। जैसे ये हुआ ना सोलर एनर्जी में, या कि इसने जो है एक तरह से आपकी डिपेंडेंसी कम की और एनर्जी में कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं हम, राइट, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी में कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं। बराबर है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा है इस एनर्जी मिक्स में अगर हम कहें कि बायोगैस एंड बायोफ्यूल का, इसका क्या फ्यूचर है? आने वाले 10 सालों में हम कुछ किसी एक जगह पे अपने आप को देख पाएंगे? हाँ सर, बिल्कुल। जैसे ये जो हमारे जो पॉपुलेशन है, दैट इज एन एडवांटेज टू अस इन टर्म्स ऑफ मार्केट, एंड ऑल्सो काफी सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है, क्योंकि अभी कैसे सबका स्पेंडिंग पावर बढ़ गया है। स्पेंडिंग पावर बढ़ रहा है तो वेस्ट जनरेशन बढ़ रहा है। तो ये जो वेस्ट है, जो हमने हमारे लिए एज एन अर्बन माइंस देखने चाहिए। हमारे जो है ऑयल वेल नहीं है, बट ये अर्बन या जो वेस्ट वेल्स है हमारे पास, उससे हम अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा नॉट ओनली एनर्जी सिक्योरिटी देगा, आपको सर्कुलर इकोनॉमी देगा, आपको एनवायरमेंटल को प्रोटेक्शन देगा, आपको मैन्योर देगा, ऑर्गेनिक मैन्योर, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो आगे 10 साल में अगर उसको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा। तो हमारा जो वेस्ट का जो चैलेंज है, सब जगह पे आप कूड़ा देखते हो, वो हम दिखना बंद हो जाएगा। तो इसके एडवांटेज काफ़ी सारे हैं। तो आप उसको एक एंगल या सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट नहीं देख के एनर्जी सिक्योरिटी, काइंड ऑफ क्लीन इंडिया या क्लीन विलेज सिटी, वो हिसाब से अगर देखेंगे तो ये कलेक्टिवली काफ़ी इफेक्ट हो जाएगा। एंड हमारा जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जो वेस्ट नहीं बोलूंगा मैं, उसको रिसोर्स बोलूंगा, वो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। जी, तो उम्मीद है कि आने वाले 5-10 सालों में हम थ्योरी के लेवल पे नहीं, एक्चुअल प्रैक्टिकली जो है ग्रीन एंड क्लीन इंडिया देख पाएंगे। बिल्कुल सही। और आप विशाल आए हमारे शो में और आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज शेयर की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जी। अगेन, आपने अवसर दिया बात करने का, जी। और ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपने ले लिया, उसके लिए भी धन्यवाद सर आपका।